हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के भूगोल का दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से भूमि की संरक्षण की जाती है और फिर मृदा कितने प्रकार से होते हैं और वह हमारे किन किन उपयोग में आते हैं और उनको हम किन उपयोगों के कारण का हम नुकसान यानी कि प्रदूषित करते हैं। और फिर हमने देखा था कि मृदा का निर्माण किन कारणों से होता है। आज का हमारा टॉपिक है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी कि हम उसका संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। करा कि मृदा अपरदन यानी कि मृदा का कटाव और छीड़ता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं और मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारण वनोन्मूलन, अतिचारण, सहायक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। यानी कि मृदा का जो अपरदन है वह इन्हीं कारणों से होता है। मृदा संरक्षण की कुछ निम्न विधियां निम्न प्रकार से मल्च बनाना, पौधों को बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। इस तरीके से कई प्रकार से जो चित्र भी जैसे वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई और फिर रक्षक मेखला, इस तरीके से बना करके हम मिट्टी का बहाव रोक सकते हैं। आइए देखते हैं कि वेदिका फार्म में क्या होता है। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पे बनाए जाते हैं, यानी कि जब ढलाव होता है वहां पे ये फार्म बनाए जाते हैं ताकि जो सपाट सतह फसलें उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखला, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, यानी कि जो मिट्टी का आवरण है उसे बचाया जा सके। उसके बाद है समुच्च रेखीय रोधिकाएं, यानी कि समुच्च रेखाओं पे जो रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। यह एक क्रियाकलाप बनाया गया है। एक ही आकार के और दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अब ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए ताकि जबकि बॉ ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में बॉ ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि एक ढाल पर हो और दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग में जल ढालते हुए दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पक्त जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्र करें। तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बह गई है। अगर हम तुलना करते हैं देखते हैं कि जिसमें पौधे नहीं लगे हैं उसकी जो मृदा है वो ज्यादा बहती है और जिसमें पौधे लगे हैं उसमें मृदा कम बह रही है। यानी कि अगर हम पौधे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएं तो मिट्टी का बहाव कम होगा। चट्टान बांध बना करके भी हम मृदा को रोक सकते हैं। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं या नालियों की रक्षा करते हुए मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी दिए गए। करा कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़ करके 6000 घन मीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्राकृतिक संसाधन है वो है जल। करा कि जल एक महत्वपूर्ण नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए हमें जल ग्रह कहना उपयुक्त है। यानी कि हम पृथ्वी को एक तरीके से नीला ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं।
महासागरों का जल लवणी है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो महासागर के जल होते हैं वह खारा होता है, उनमें नमक ज्यादा होता है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अटलांटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो हमारे पीने योग्य पानी है वो मात्र 1% है। यह भौम जल नदी और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है, इसीलिए हमें बूंद बूंद पानी बचाना चाहिए। यानी कि जो हम नल कभी टोटी वगैरह चला करके छोड़ते हैं और कभी कभी टपकता जो जल होता है, अगर हम उसे जोड़ें तो पूरे 1 साल में वह 1200 लीटर जल व्यर्थ हो जाता है सिर्फ टपक करके। फिर करा कि इसलिए लवणी जल की पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणी जल यानी कि जो पीने योग्य है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील। यानी कि जिस तरीके से वो नीचे आता है फिर वाष्प बनकर ऊपर जाता है और फिर बादल के रूप में बनता है और फिर वर्षा के रूप में फिर हमारे पास चला आता है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई ही करता वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने की भी उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी हमारे जो अलवणी जल है उनमें कमी आएगी। भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, ये सब बढ़ती जनसंख्या के कारण है। जल उपलब्धता की समस्या क्या है? करा कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे पूर्ण रूप से पीने योग्य पानी नहीं है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विभिन्नता के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी कि प्रदूषण के कारण और विभिन्नता के वर्षा के वर्षण में कारण फिर मौसमी परिवर्तन, यानी कि बहुत सारे कारण था जल स्रोतों को कम होने के। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जल संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें। करा कि आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है और इन क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कम कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है या तथा इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। यानी कि अगर हम अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर उसे जल में प्रयोग बहा देते हैं और फिर उनका विसर्जन किसी अन्य स्थानों पर करते हैं तो वह बहुत बड़ी प्रदूषण का कारण बन जाता है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इससे अधिकांश रसायन अजैव निमीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषणों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों का उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषित नियंत्रित
किया जा सकता है। यानी कि अगर हम कीटनाशक चीज़ों का या जो भी चीज़ें अनुपयुक्त है अगर हम उनका बहाव जल में न करें तो हमारे लिए जो जल का प्रदूषण हम वो रोक सकते हैं। वन्य और अन्य वनस्पत आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि होता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है और सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं और अत्यधिक मात्रा में जल प्रदूषण बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।